तो सेक्शन 14 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सर्च एंड सीजर के बारे में है। इसमें ये बताया गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंफॉर्मेशन जो है उसकी पोजीशन में रीज़न टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज कंफर्म कमिटेड एन एक्ट विच कंस्टिट्यूट्स मनी लॉन्ड्रिंग। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है कि किसी बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट परफॉर्म किया है, पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, एंड पोजीशन ऑफ एनी रिकॉर्ड विच में भी यूज़फुल, जो भी इसकी प्रोसीडिंग्स के लिए यूज़फुल होगा, वो ही में इधर हिमसेल्फ, वो खुद, और ऑथराइज एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, या फिर किसी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है सब्जेक्ट टू रूल ऑथराइज ऑफिसर, या किसी बंदे को, या खुद वो किसी को ऑथराइज कर सकता है, या खुद किस चीज़ के लिए, इन चीज़ों के लिए, इंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, कुछ भी, वेयर ही हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट दैट सच रिकॉर्डेड प्रॉपर्टीज आर केप्ट। ब्रेक ओपन द लॉक एनी डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, कुछ भी वो तोड़ सकता है, उसमें से वो जो है वो चीज़ें निकाल सकता है सर्चिंग के लिए। एक्सरसाइज पावर, ये सब ठीक है। सीज एनी रिकॉर्ड प्रॉपर्टी फाउंड एज रिजल्ट ऑफ सर्च, इन सीज कर सकते हैं कोई रिकॉर्ड, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी। प्लेस मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कुछ भी, उनमें से कॉपीज़ भी निकाल सकते हैं। मेक नोट्स ऑफ इन्वेंट्री सच अदर प्रॉपर्टी, कुछ भी। एग्जामिन एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी इन पोजीशन एंड कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, उसको एग्जामिनेशन कर सकता है। पावर टू सर्च जो है अंडर दिस सेक्शन, सबसेक्शन 1 शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विद प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की प्रायर परमिशन चाहिए होगी इसको, ठीक है। Where immediate action is required, the powers of search and seizure shall be exercised with prior permission of senior officer। अगर बहुत जल्दी हो, जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, सर्च और सीजर ज़रूरी हो, तो फिर वो बगैर कोर्ट के ही सीनियर ऑफिसर के अप्रूवल से कर सकता है, ठीक हो गया। मतलब कम से कम BS20 यानी ग्रेड 20 के नीचे नहीं होना चाहिए, कम से कम इससे ऊपर ऊपर होना चाहिए, या 20 वाला भी हो तो चलेगा, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल विद इन 48 आवर्स इमीडिएटली आफ्टर सर्च, ये कॉपी फॉरवर्ड करेगा रिपोर्ट की टू हेड ऑफ कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सील्ड इन डेवलपमेंट, सही हो गया। वेदर वेयर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द सर्वे satisfied that evidence shall be likely to be considered tampered with, reason to be recorded in writing, enter in such building or place where such evidence located। तो अगर उसके पास कोई रीज़न है कि एविडेंस को टैम्पर किया जा सकता है, तो वो किसी भी बिल्डिंग को सर्च कर सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 15 सर्च पर्सन, पर्सन की सर्च के रिलेटेड होगा। इफ़ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव that person has secreted about a person or anything, मतलब उसने छुपाया कुछ, ओनरशिप और कंट्रोल और कुछ भी, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से रेलिवेंट, सर्च कर सकता है एंड सीज सच रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्टी विच में बी यूजफुल टू रेलिवेंट प्रोसीडिंग्स, रेलिवेंट टू द प्रोसीडिंग्स, ठीक हो गया। सो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल विद इन 48 आवर, इस मामले में भी वो सर्च एंड सीजर की फॉरवर्ड कॉपी रिपोर्ट करेगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सील्ड इन डेवलप, ठीक हो गया। अब दोबारा चीज़ें रिपीट हो रही हैं। नो फीमेल शैल बी सर्च बाय एक्सेप्ट फीमेल, फीमेल को सिर्फ फीमेल सर्च कर सकती है। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन सर्च अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट टू रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व, उसकी एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होगी। 17 सेक्शन रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसे के मामले, रिटेंशन के मामले में क्या बोला गया है। वेर एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन सीज्ड, कोई प्रॉपर्टी सीज हो गई है अंडर सेक्शन 14, section 15, and the investigating officer have on the basis of material in his possession reason to believe that such property is required to be retained for purposes of investigation under section 9, such property may be retained for a period of not exceeding 90 days, मतलब 90 days तक रिटेन कर सकते हैं, 3 महीने तक, from the time such property was seized, provided that investigating officer shall duly inform court for the peculiar nature of seized property and where necessary seek appropriate directions or for its proper care during retention। तो उसके लिए वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन भी कोर्ट से ही लेगा, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी हो। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर
he has possessed or detention of property for the purpose of investigation shall forward copy of order. So इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसकी कंसर्न इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सील्ड एनवेलप में भेज देगा कि भाई इसके बारे में ये डायरेक्शंस वगैरह है. ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी शैल बी रिटर्न टू द पर्सन सीज अनलेस द कोर्ट परमिट्स रिटेंशन, या फिर कोर्ट आगे उसको एक्सटेंड कर देता है तो फिर अदरवाइज वो वापस हो जाएगी 90 डेज के अंदर. 90 डेज ठीक है. तो the court before authorizing the retention of such property beyond the period specified shall satisfy itself that the property is prima facie involved in मनी लॉन्ड्रिंग. मतलब कोर्ट सेटिस्फाई होगा तो ही वो आगे उसको एक्सटेंड करेगा. रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स where any record has been seized under section 14, investigation officer has reason to believe that any such record are required to be retained for investigation under this act. He may retain such record for a period not exceeding 90 days. कोई भी रिकॉर्ड्स के लिए प्रॉपर्टी के लिए वो था, रिकॉर्ड के लिए दोबारा से 90 डेज है वो खुद डिसाइड कर लेगा. ठीक है. द पर्सन फ्रॉम रिकॉर्ड रिसीव शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न. तो उसको कॉपीज मिल सकती हैं पर्सन को जिससे वो लिया गया था रिकॉर्ड. ठीक है. ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड specified under subsection 1 the record shall be returned to the person from whom such पीरियड की एक्सपायरी पे उसको वापस कर दिया जाएगा. सिंपल. द कोर्ट बिफोर ऑथराइजिंग द रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड बियॉन्ड पीरियड मेंशन, मतलब अगर को रिटेंशन के लिए कोर्ट खुद मतलब सेटिस्फाई करेगा कि भाई पूरे रीजंस लेगा कि भाई वाकई भी ये ज़रूरी है या नहीं. तो 19 सेक्शन है प्रिजम्पशन एज रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस where a document of public record is found in the possession or control of any person in the course of survey or research under this act, or where record have been received from any place outside Pakistan duly authenticated by such authority or a person and in such manner as may be prescribed in the course proceedings under this act, the court or the investigating agency as the case may be shall क्या करेगी presume that the signature and every other part of the record with handwriting which purports to be in the handwriting of any particular person or which the reasonably assumed to have been signed or to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting, and in case of records executed attested that is executed attested by the person who have no so executed attested and admitted document evidence. मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स बाहर से आए हैं ठीक है और वो सब टेस्टेड हैं या साइंड हैं या जो भी हैंड रिटन है इस तरह कुछ है तो या वो पब्लिक उससे आए हैं तो उसके अंदर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको जेन्युइन समझेंगे. फेक उसको नहीं करा दिया जा सकता कि हैंड रिटन है तो इस वजह से या इस तरह के मामला में. सच डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल एज एविडेंस. इट इज़ एडमिटेड डॉक्यूमेंट नॉट विथस्टैंडिंग दैट इट इज़ नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड. ठीक है. सिर्फ स्टैम्प की बेसिस पे नहीं, भी स्टैम्प नहीं है तो ये एडमिट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है. सो सेक्शन 20 jurisdiction. The court sessions established under code of criminal procedures shall within territorial jurisdiction. ये कुछ आम सा है. where predicate offences triable. कोड कौन सा होगा रेलिवेंट जो मतलब उस एरिया का होगा. इतना कोई ऐसा मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है. द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जहाँ भी हुई है वेयर द प्रेडिकेट ऑफेंस इज ट्राइबल टू द कोड ऑफ सेशन सच प्रेडिकेट ऑफेंस ऑल मैटर कनेक्टेड हेयर देयर विद इंसिडेंटल देयर टू शैल ट्राइड. तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता. Section 21 offenses to be cognizable and non-bailable notwithstanding anything code of criminal procedures. Every offense punishable under this act shall be cognizable and non-bailable. अब cognizable और non-bailable क्या होता है ये इंटरनेट से देख लेते हैं. cognizable और non-bailable. cognizable यार स्पेलिंग गलत लगती है. cognizable yes. cognizable offense है. definition ये है cognizable offense mean an offense for which the cognizable case
इन विच द पुलिस ऑफिसर में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल। यार ये तो कोई और लॉ खोल दिया इन्होंने। कोग्निजिबल मीनिंग चेक कर लेते हैं, जस्ट कोग्निजिबल capable of being judicially heard and determined. A cognizable claim capable of being, no, I don't think it's clearly identifiable within the jurisdiction of court and non bailable। मतलब हाँ, मतलब रिकोगनाइज होना, और नॉन बेलेबल मतलब जिसकी कोई बेल ना हो सके। सिंपल बेल का तो हमें पता ही है। तो मतलब इसके अंदर जितने भी वो हैं नॉन कोग्निजिबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें बेल नहीं होगी इजीली। सो no person accused of an offence punishable under this act imprisoned more than 3 years shall be released on the bail on his bond। no person accused of more than 3 years, ठीक है, 3 साल से ज़्यादा अगर हो जाता है कोई बंदा तो जो है उसकी बेल उससे पहले नहीं होगी। ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट फॉर अ टर्म इम्प्रिजन मोर देन 3 years हो तो बेल ऑन हिज ओन बॉन्ड होगी अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ गिवन ड्यू नोटिस। तो उसकी जो है वो बेल अपने ही बॉन्ड पे होगी। ये एक्सक्लूजन्स हैं। वेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजेस द एप्लीकेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस। तो मतलब कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुछ उसको नोटिस दे दे, ठीक है। द कोर्ट शैल नॉट टेक cognizance of any offence punishable under section 4 except upon a compliant in writing made by the investigation officer any officer of federal government। so ये punishment के बारे में है ज़्यादा, ये इतना मेरा नहीं ख्याल टेस्ट होगा। the investigation officer as a case may be shall before filing such complaint seek the approval। इतना कोई टेस्ट नहीं हो सकता। द कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर कोर्ट्स फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। सो द application कैसे होगी? द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1898 in so far they are not inconsistent with the provisions of this act applying to arrest, bail, bond, search, seizure, ये सब उससे मिलता जुलता है। द फेडरल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन हु इज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। टर्म एंड कंडीशंस डिटरमेंट ये हो जाएगा एक्ट बिफोर कोर्ट एंड इफ सो डायरेक्टेड बाय फेडरल गवर्नमेंट टू विथड्रॉ सच प्रोसीडिंग्स provided that a person shall not be qualified to be appointed as public prosecutor under this section he has been in practice and not less than 7 years हाई कोर्ट में अगर है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। Prosecutor by the investigation agencies shall be qualified to be appointed as public prosecutor under this notwithstanding the requirement of the first preview। मतलब advocate who has been appointed as prosecutor by investigation agency और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी शैल बी क्वालिफाइड, मतलब अगर उसको प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर देती है तो वो हो जाएगा। एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन द मीनिंग ऑफ क्लास ऑफ दिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, ठीक है। व्हेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड सबसेक्शन 1 इन फॉर अ रीजन टेम्परेरी अनेबल टू कंडक्ट प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड बाय सच पर्सन एज मे बी ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट। अगर वो कंडक्ट नहीं कर सकता कोई मसले मसाइल है तो फिर कोर्ट जिसको ऑथराइज कर देगा वो करेगा। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 22 सेक्शन 23 से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।